बहुत से लोगों को फ्री लिंक बिल्डिंग के तरीके जानने हैं, बट उनमें इतना पेशेंस नहीं है कि वो उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर पाए या उन पे प्रैक्टिस कर पाए और वेट करें सक्सेस की और उस सक्सेस को रिपीट करें। अब जैसे इस वीडियो को ही ले लो, मैं 13 फ्री स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिससे आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। लेकिन 13 मीन्स अगर एक स्ट्रैटेजी को भी 1 मिनट लगा तो ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है। और ज्यादातर लोग 10 से 12 मिनट के लिए वीडियो नहीं देखते हैं, वो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं 13 की 13 स्ट्रैटेजीज में बताऊंगा, इसमें से कोई 2-3 पिक कीजिए जो आपको ज्यादा सूट करती हैं या आप उसमें कंफर्टेबल हैं और उसको यूज कीजिए। इसमें से बहुत सारी स्ट्रैटेजी ऐसी भी होंगी जो आपने पहले यूज की होंगी, लेकिन शायद उसमें उतना सक्सेस नहीं मिला होगा तो आपने फिर कभी ट्राई नहीं की होगी। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रैटेजीज गलत हैं, बट उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें कैसे एक टच लेके आते हैं जिससे आपको सक्सेस मिले, वो भी मैं इसमें बताने वाला हूं। तो यहाँ पे मेन चीज वो स्ट्रैटेजीज नहीं है, यहाँ पे मेन चीज वो है कि आप उन स्ट्रैटेजीज को कैसे क्रिएटिवली इंप्लीमेंट करते हो और एग्जीक्यूट करते हो, उस पे आपका सक्सेस डिपेंड करेगा। सो नंबर 1, गेस्ट पोस्टिंग। मुझे मालूम है गेस्ट पोस्टिंग का नाम आते ही लोगों के दिमाग में आता है कि अगर मुझे गेस्ट पोस्टिंग करनी है तो इसके पीछे कुछ प्राइस देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारी वेबसाइट्स गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हैं और वो पेमेंट ले रही हैं तो जनरली उससे जो लिंक मिलेंगे वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ हर बंदा पैसे दे रहा है और लिंक बना रहा है तो उसकी अथॉरिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। सो पेमेंट वाली जो है उनको हम साइड पे कर देते हैं और जहाँ पे फ्री गेस्ट पोस्टिंग होती है उस पे ध्यान देते हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? गेस्ट पोस्टिंग में सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि आपकी जो पिच है वो यूनिक होनी चाहिए, वो टेम्पलेटाइज नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास कभी गेस्ट पोस्टिंग की रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको क्यों रिजेक्ट करते हो? क्योंकि आपने वैसी बहुत सारी पिचेस पहले भी अलग अलग लोगों से अपने इनबॉक्स में देखी हुई हैं, और अगर वैसे ही कोई और भेजेगा तो आप उसको सीरियसली नहीं लोगे। तो अपनी पिच को थोड़ा सा पर्सनलाइज करो, उसमें ये बताओ कि जिसको आप गेस्ट पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए उस पे के पास क्या बेनिफिट है। पैसा तो आपने बीच में से निकाल दिया, तो और क्या बेनिफिट आप उसको दे सकते हो। ये गिव एंड टेक वाली दुनिया है। अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग और बैकलिंक चाहिए तो आप भी तो बदले में कुछ देने के लिए तैयार होने चाहिए ना। अगर आप पैसा नहीं दे रहे तो ऐसा क्या है? वो है डेटा ड्रिवन कंटेंट। अगर आपका आर्टिकल कुछ ऐसा है जो थोड़ा यूनिक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, या उसमें कोई ऐसा इन्फोग्राफिक है या कोई ऐसा डेटा है जो आपने एक्सप्लोर करके निकाला है, उसको यूज करने के लिए वो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो कंटेंट उनकी साइट पे जा रहा है वो एक बढ़िया कंटेंट है। तो अब आपको क्रिएटिवली सोचना है कि आप कैसे वैसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे ऐसी पिच प्रोवाइड कर सकते हो जो कि एक्सेप्ट होगी उस साइट के ऊपर। नंबर 2, कोलैबोरेट ऑन राउंड अप पोस्ट्स। अब ये राउंड अप पोस्ट क्या होती हैं? राउंड अप पोस्ट मतलब कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास जाते हो, उनके डिफरेंट कोट्स लेते हो कि उनका एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या टेक है। लेट्स से कोई ट्रेंडिंग न्यूज आ रही है, कोई नया लॉन्च हुआ है, आप ऐसे ही किसी टॉपिक को पकड़ के उनसे कोट लो और एक राउंड अप पोस्ट बनाओ, सभी एक्सपर्ट्स का नाम मेंशन करते हो और उनका कोट मेंशन करते हो। अगर उनको बैकलिंक देना भी पड़े तो डोंट बी अफ्रेड टू गिव अ बैकलिंक। ऐसे एक बढ़िया राउंड पोस्ट बनाओ और फिर उनको भेजो कि ये मैंने पब्लिश कर दिया और मैंने आपको भी फीचर किया है, और फिर आगे उनको रिक्वेस्ट करो आप भी अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर करो, ये जो मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखी है। और ये लोग तभी शेयर करेंगे अगर आपने ये पोस्ट अच्छे से लिखी होगी। अगर एक जेनरिक सी पोस्ट लिखी होगी तो लोग उसको शेयर नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। और जैसे ही वो सब लोग उस चीज़ को शेयर करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ, तो आपकी ब्लॉग पोस्ट को एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। और हो सकता है उनमें से कोई राइटर हो या जर्नलिस्ट हो जो आपके ब्लॉग पोस्ट से कुछ उठा के अपने ब्लॉग में मेंशन करे और आपको लिंक बैक करे। तीसरा है क्रॉस प्रमोट। अब आपने एक बढ़िया आर्टिकल लिख लिया है, अब आप उस पर बैकलिंक बनाना चाहते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके आपने डिफरेंट कंटेंट पीसेस बनाने हैं। जैसे एक लिंक्डइन पोस्ट हो सकता है, एक यूट्यूब वीडियो हो सकता है, स्लाइड शेयर का स्लाइड शो हो सकता है, ट्विटर थ्रेड, लिंक्डइन आर्टिकल, पिनिंटरेस्ट पिन। इन सब डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपने कंटेंट को ट्रांसफॉर्म करो और लिंक बैक करो अपने ओरिजिनल आर्टिकल पे और सोशल मीडिया पे डालो। इससे आपके कंटेंट पीस का फिर से एक्सपोजर बढ़ेगा और अगर किसी सही बंदे की आंखों के सामने आएगा तो वो आपके आर्टिकल को कोट कर सकता है। चौथा है रिसोर्स लिस्ट्स। अब रिसोर्स लिस्ट भी राउंड अप पोस्ट का ही एक अलग फॉर्म है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि जनरली ये जो रहता है ये आपके रिसोर्स आर्टिकल्स या रिसोर्स टूल्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जो हाईली स्पेसिफिक होंगे आपके नीश के ऊपर। इन रिसोर्स लिस्ट की एक ब्लॉग पोस्ट बनाओ
और रीच आउट करो उन सब वेबसाइट ओनर्स को या टूल ओनर्स को कि मैंने आपको फीचर किया है, और फिर उनको रिक्वेस्ट करो कि आप अपने ईमेल न्यूज़लेटर में या सोशल मीडिया पे इसको शेयर करो, जिससे आपका फिर से एक्सपोजर बढ़ेगा आर्टिकल का और आपको लिंक मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर किसी सही बंदे के सामने आपका आर्टिकल चला जाता है। पांचवा है रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। अब मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, पॉजिटिवली किया और बहुत बढ़िया तरीके से किया है, लेट्स से उसमें यूट्यूब वीडियो भी है, आपने अच्छी सी पिक्चर्स शेयर की हुई हैं। अब टाइम आ गया है कि आप उस रिव्यू के बारे में उस कंपनी को अप्रोच करें कि देखिए मैंने आपके प्रोडक्ट को पॉजिटिवली रिव्यू किया है और आपके जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप मुझे कोट करते हैं कि या मेरी वेबसाइट को कोट करते हैं कि ये इस वेबसाइट ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है। या फिर आप टेस्टिमोनियल दे सकते हैं एज एन एंड यूजर, और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे मेरे टेस्टिमोनियल को कोट कीजिए, नीचे मेरा नाम लिखते हुए विद अ बैकलिंक टू रिव्यूइंग वेबसाइट जो कि आपकी वेबसाइट है। उससे भी आपको प्रोडक्ट कंपनी से बैकलिंक मिल सकता है। नंबर 6 है एग्रीगेटर साइट्स। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ढूंढनी है एग्रीगेटर वेबसाइट्स या फिर सिंडिकेशन साइट्स जो आर्टिकल सबमिशन लेती हैं। अब ये मैं लो क्वालिटी सिंडिकेशन साइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि हाई क्वालिटी सिंडिकेशन साइट्स। वहाँ पे अपना आर्टिकल सबमिट करो, अपने आर्टिकल पे बैकलिंक दो अपने ओरिजिनल आर्टिकल का, और उस आर्टिकल को प्रोपोगेट होने दो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर। फिर वही गेम होगा, आपके आर्टिकल के लिए व्यूअरशिप बढ़ेगा और आपके बैकलिंक मिलने के चांसेस हाई हो जाएंगे। और अगर आप इन सब चीजों में ध्यान से देखो ना, तो इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके आर्टिकल की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, उसमें कुछ नया होना चाहिए, तभी उसको व्यूअरशिप ज्यादा मिलेगी और उस व्यूअरशिप से किसी को आर्टिकल पसंद होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और जहां से आपको बैकलिंक भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपका एक जस्ट रेगुलर आर्टिकल है, बाकी सब आर्टिकल के तरीके का वो स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, तो बैकलिंक मिलने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नंबर 7 है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है अगर आप इसको ध्यान से समझ लो और इस पे टाइम लगाने को तैयार हो। अब ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या है? ब्रोकन लिंक बिल्डिंग है, आप हाई अथॉरिटी साइट्स पे जाते हो अपनी नीश के अंदर और उनके बैकलिंक प्रोफाइल को एनालाइज करते हो और देखते हो क्या उसमें कोई ऐसा आउटबाउंड लिंक है जो टूटा हुआ है, डेड है, 404 है। अगर आपको मिल जाता है तो आपको अपना आर्टिकल पिच करना है वेबसाइट ओनर को कि आपका ये बैकलिंक, आपका ये आर्टिकल एक दूसरे आर्टिकल को रेफर कर रहा है जो कि एक ब्रोकन लिंक है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये मेरा आर्टिकल यूज करो जो कि अपडेटेड है और उससे बेटर है। यहाँ पे भी आपके पिचिंग स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स काम में आएंगे। अगर आप अच्छे से पिच करना नहीं जानते तो आपकी ये ईमेल वेबसाइट ओनर मोस्ट प्रोबेबली इग्नोर कर देगा। नंबर 8 डिजिटल पीआर। आज की डेट में लिंक बिल्डिंग का सबसे इफेक्टिव मेथड है डिजिटल पीआर, बट ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सीख लेते हो और अपने लिए बार बार यूज करते हो, तो अगर आपको 1 या 2 बार भी सक्सेस मिली तो आराम से आपको एक कैंपेन से 20-25 लिंक्स, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिल सकते हैं। बट लेकिन इसको सीखने का एक लर्निंग कर्व है, आपको इसमें चीजें सीखनी पड़ेंगी, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है तो इसमें आपको आउटपुट भी ज्यादा मिल सकता है। इसमें मेहनत क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे आपको पिचेस लिखनी है जर्नलिस्ट जिनके पास रोजाना पता नहीं कितनी पिचेस आती हैं, और आपको वो पिच लिखने का तरीका आना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्या यूनिक एंगल मैं प्रोवाइड करूँगा एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि वो आपका कोट लेंगे या आपके आर्टिकल का सजेशन लेंगे और आपको कोट करते हुए उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नलिस्ट को ढूंढना। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 जर्नलिस्ट को लिखोगे और रिजल्ट से एक्सपेक्ट करोगे, आपको हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट को भेजना पड़ेगा और उसमें से कुछ 10-15 लोग आपका पिच एक्सेप्ट करेंगे और फिर वहां से लिंक बिल्डिंग चालू होगी। मतलब अगर आप 200 जर्नलिस्ट को अपनी पिच भेज रहे हो तो हो सकता है उसमें से 10-15 ही एक्सेप्ट करें, लेकिन वो 10-15 आपको इतने बैकलिंक्स दे देंगे कि नेक्स्ट टाइम से आप डिजिटल पीआर ही यूज करोगे लिंक बिल्डिंग के लिए। नंबर 9 कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस में याद है कि आप अपना कंपटीशन देखते हो कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है और आप उनका बैकलिंक प्रोफाइल एनालाइज करते हो। आप देखते हो कि वो कैसे बैकलिंक बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो डिजिटल पीआर से कर रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग से कर रहे हैं, या उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है, ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं कि जिससे उनके आर्टिकल्स को ऑर्गेनिकली बैकलिंक्स मिल रहे हैं।
तो वो सारी स्ट्रैटेजीज आप अपनी वेबसाइट पे यूज करते हो, चाहे वो लिंक बिल्डिंग की हो या कंटेंट क्रिएशन की, वो सब आप यूज करते हो और अपना टाइम बचाते हो। दूसरी सब स्ट्रैटेजीज पे जाने की जगह आप वही चीजें इंप्लीमेंट करते हो, क्योंकि वो भी आपके नीश का है और उनको सक्सेस मिल रही है, तो वही सक्सेस आप अपनी साइट पे रेप्लिकेट करोगे। नंबर 10 है फाउंडेशनल लिंक्स और लोकल साइटेशंस। अब ये फाउंडेशनल लिंक्स क्या होते हैं कि ये पिनिंटरेस्ट प्रोफाइल बनाना, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, फेसबुक प्रोफाइल बनाना, ट्विटर प्रोफाइल बनाना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाना, ये सब सोशल मीडिया हैंडल्स बनाना और वहाँ पे अपनी वेबसाइट को लिंक बनाना। ये एक वन टाइम एक्टिविटी होती है जब आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हो, तो ये फाउंडेशनल लिंक्स होते हैं। GMB, गूगल माई बिजनेस बनाना। तो ये फाउंडेशनल लिंक बनाने के बाद नंबर 2 पे आता है लोकल साइटेशंस बनाना, लेकिन लोकल साइटेशंस ओनली ऑन क्वालिटी वेबसाइट्स। अब ऐसा नहीं है कि अब लोकल साइटेशन की वो वेबसाइट खोली और वो पूरी स्पैमी सी लग रही है, वहाँ पे सब एड्स भरी हुई हैं, यहाँ जो लिंक सबमिशंस हो रही हैं वहाँ पे पहले से, वो सब स्पैमी वेबसाइट्स हैं। उन वेबसाइट्स के ऊपर बिल्कुल भी लोकल साइटेशन नहीं करनी है, वरना वहाँ से आपको स्पैमी बैकलिंक्स मिलने चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। नंबर 11 है हारो लिंक बिल्डिंग। अब हारो भी एक बहुत ही इफेक्टिव लिंक बिल्डिंग तरीका है जो मैं पर्सनली भी बहुत यूज़ करता हूँ, बट ये इंडियन वेबसाइट्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं चलता है, बिकॉज यहाँ पे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो जनरली US और UK के ही एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, तो इंडियन वेबसाइट ओनर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर आप US बेस्ड हो तो आप इजीली हारो जैसी वेबसाइट से बैकलिंक्स बना सकते हो, क्योंकि वहाँ जर्नलिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं और वो एक्सपर्ट से अपने कोड्स ढूंढ रहे हैं। आप हारो यूज कर सकते हैं, उसकी जैसी और वेबसाइट्स हैं, कोटेड, प्रॉली और टर्कल जैसी वेबसाइट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। नंबर 12 है जर्नलिस्टिक कीवर्ड्स। अब जर्नलिस्टिक कीवर्ड्स क्या है? ये वो कीवर्ड्स हैं जो जर्नलिस्ट जिनके ऊपर सर्च कर रहे हैं, ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे आर्टिकल्स जो जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अगर आप उन कीवर्ड्स पे रैंक करना शुरू कर देते हो तो जर्नलिस्ट आपके आर्टिकल को एज ए रेफरेंस कोट करना चालू कर देंगे, जिसका मतलब है कि आपको बैकलिंक मिलने लगेगा वहां से। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप जर्नलिस्ट को खुद अप्रोच करो। जब कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आपकी नीश में, आपकी इंडस्ट्री में चल रहा है, तो आप जर्नलिस्ट को खुद अप्रोच करो और उनको अपनी एक्सपर्ट कमेंट्री दो, अपना कोट दो कि आपका उस इवेंट के बारे में क्या सोचना है, और वो आपको एज ए कोट मेंशन कर सकते हैं अपने आर्टिकल में जब वो उस ट्रेंडिंग न्यूज़ के ऊपर आर्टिकल लिख रहे होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड और ट्रस्ट की बात हो रही है। अगर आपका फेक प्रोफाइल है या फिर आपने अपनी वेबसाइट की थोड़ी सी ब्रांडिंग नहीं की है, तो ये जर्नलिस्ट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो आपको कोट नहीं करेंगे। तो इसीलिए गूगल भी आज की डेट में यही बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट कोई भी हो, उसको थोड़ा ब्रांडेबल बनाओ, क्योंकि ब्रांडेबल चीज़ों पे ट्रस्ट थोड़ा जल्दी आता है। और अगर उसके ऊपर अगर गूगल का आपके ऊपर ट्रस्ट आ गया तो आपकी रैंकिंग भी आसानी से बढ़ सकती है। और लिंक बिल्डिंग में तो जैसा मैं बोल ही रहा हूँ कि वहां भी बेनिफिट मिलेगा। और नंबर 13 है ब्रांड मेंशंस। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और अपने ब्रांड नेम को सर्च करना है और देखना है कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके ब्रांड के बारे में बात कर रही हैं, आपके किसी कोड के बारे में बात कर रही हैं या आर्टिकल के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन आपको लिंक बैक नहीं दे रही हैं। अगर ऐसा है तो आपने उन वेबसाइट ओनर्स को, एडिटर्स को ईमेल करना है कि भैया आपने मेरे आर्टिकल के बारे में बात की है या मेरे बारे में बात की है, तो प्लीज मुझे लिंक बैक भी कर दो। तो ये भी ब्रांड मेंशंस भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। बट अगेन यहाँ पे वर्ड आ जाता है ब्रांड। अगर आप ब्रांड ही नहीं हो तो आपको कोई जर्नलिस्ट कहीं कोट भी नहीं करेगा। एक और फ्री तरीका है लिंक बिल्डिंग करने का जो बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि वो मैंने पहले ही इस वीडियो में मेंशन कर दिया है और बहुत लोग उसे यूज भी कर रहे हैं आज की डेट में। अगर आपको वो जानना है तो ये वीडियो अभी जाके चेक करो।